छोड़ो आप आराम से आराम से आराम से अरे थोड़ा सीधे रहो, इधर इधर देखो, इधर सामने जाओ। थोड़ा सब लोग पीछे जाओ ना, अपने सबको फ्रेम में रहेगा। ये मोबाइल आगे खड़े आगे मत करो यार, पीछे हो गुरु, तो भैया पीछे सब पीछे जाओ, थोड़े थोड़े पीछे जाओ ना, अपना सबको हो जाएगा। भैया मोबाइल थोड़ा पीछे करो, भैया मोबाइल धन्यवाद देता हूँ कि मेरे गरीब परिवार को 2 लाख का निःशुल्क इलाज हुआ। इसका मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ मुख्यमंत्री साहब का, और बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। भी आपने भाई ठीक है ये अच्छा सर आप इसमें मत दो यार, कितने कार्ड मिला आपको? क्या मालूम बाजार मेले की कितना हुई आपको? कहाँ जो ये बताओ। भैया थोड़े पीछे जाओ ना यार सब लोग। चारों पास लाभार्थियों से मिलाना है साहब। स्कूटी का
रहने दीजिए, मिल जाएगा। और मांग लो जो वो भी मिलेगा, सब मिलेगा। लई का धंधा करती हूँ, लई का धंधा करती हूँ, 7-8 किराए की दुकान पर जाती हूँ। के साथ बात इधर हो जाओ। अरे भैया सब पीछे आओ ना यार, एक बार जब आ जाएगा वहाँ आगे जाने से क्या मतलब है? पीछे थोड़ा हल्का जाता कोई काम पे कौन जाता है? मिल गया आपको? 50,000 बिना ब्याज का। इसके अलावा ये आपका रोजगार का हो गया, गाय भी आपके गाय बीमा हो गया, ठीक है, फ्री राशन भी हो गया, कोई बिजली का भी फ्री हो गया, 25 लाख बीमा पहले 50 मतलब 50 था पहले, 25 लाख बीमा हो गया, 10 का 25 हो गया, 10 का भगवा कर नहीं हो कोई ठीक है, और ये आपको क्या चलो अच्छा लगा आपको, अच्छा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया है, बोलो क्या बाबा क्या हाल है? क्या मिला आपको? इलाज फ्री हुआ? कितना का हुआ? इलाज फ्री क्या बड़ा? क्या लगा? लगा मेरे अच्छा लग रहा है मुझे। इलाज फ्री हुआ? पैसा नहीं लगा आपका? 2-3 लाख बच गया आपके। ये तो 25 लाख बीमा हो गया वापस आपका, ठीक है। ये हो गया। पेंशन कितनी मिलती है आपको? पेंशन 1000 मिलेगी आपको, ठीक है। नरेगा हो गया आपका, ये 125 हो गया, 25 एक्स्ट्रा हो गया आपके लिए। टीचर गवर्नमेंट देगी आपको 25 दिन एक्स्ट्रा। और अब हो गया आपका ये बीमा गाय का भी आपके है। हमें गाय है नहीं आपसे, अब गाय खरीद दोगे? गाय की बीमा कर दिया है, मर गई साहब वो पहले वाली। चलो कोई बात नहीं, पहले वाली मर गई ना, ये लंबी से मरी। लिखा है क्या आपने? लंबी मरी क्या? नहीं लिखा ही नहीं। लंबी मरी क्या? तो फिर उसका मैं 40,000 रुपये दे रहा हूँ, उनको लिखा है क्यों नहीं आपने नाम? डॉक्टर पता करना कम मरी, लंबी मरी होगी ना, नाम नहीं लिखा प्रति गाय 40,000 मुआवजा। पहले लंबी में जो गाय मरी खाली दे दिया। क्या करती हूँ वैसे? अरे भाई क्या हो रहा है? स्वस्थ रहो, ठीक है ना? ठीक हो ना? खुश? वो मारा था, कोई नहीं मारा था। आप अच्छा हो?
अभी हुई आपकी कृष्णा हॉस्पिटल जोधपुर जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, कृष्णा हॉस्पिटल है जोधपुर के अंदर, वो प्राइवेट वहाँ निःशुल्क क्या करें क्या मेरा बिल बना 2 लाख का फ्री हो गया फ्री पूछो पेंशन कितनी मिलती है पेंशन 7.5 अब 1000 मिल जाएगी ठीक है 25 लाख बीमा है आपका इलाज का ठीक है चलो चलो महिला वहीं रो यार भैया आगे से क्या नाम है दीदी आपका? अरे भैया अरे क्या कर रहे हो तुम यार? उनको करने दो, उनको मत छोड़ो। इसमें आपको पेंशन मिलती है, कितनी मिलती है? अभी कितनी आ जाती थी हर बार टाइम? स्कूटी मिल रही है इनको स्कूटी मिल रही है अभी अच्छा इधर आएंगे सामने आएंगे। मैं गीता तिवारी अपनी सभी वर्षों से निवास कर रही हूँ। मैंने पूरे में पता बना के देखी कई बार कोशिश की परंतु मेरे मकान का पता नहीं चल सका। वर्तमान में शहरों की अभियान 2003 से मैंने नगर सरकार ने आरंभ किया जिससे मकान का पता बना है। इसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री अशोक गहलोत लोकप्रिय विधायक द्वारा सभापति श्री दिलीप कुमारी एवं मैं धन्यवाद देती हूँ और मेरे मकान का पता बन सका इससे मैं बहुत खुश हूँ। निवास कर रहा हूँ। मैंने पूर्व कई बार कोशिश की परंतु मेरे मकान का पता आपको खाली कॉल भी लगी आपने फिर मैंने भेजा क्या भेजा आपने कितने पैसा मिलेगा आपको 1 हफ्ते स्कीम नहीं है 1 हफ्ते के बाद कितने चलने भेजा कितना गैस सिलेंडर महीने में चल जाता है 2 महीने पूरा आपके खाते में आया पैसा अच्छा लग रहा है आप खुश हो मुझे खुश ठीक है ना चलो आपको कितने का स्कीम है अरे वाह अच्छा लगा मुझे तो भाई क्या तेरे पास फेसबुक है क्या है ट्विटर भी यूज करती है अपने पास है बताइए ये मैं ट्विटर वालों को बताऊँ कि बाड़मेर में हमें एक यूजर मिली 10वीं पास और यूज कर रहे हैं
ट्विटर भी कर रही है, फेसबुक भी कर रही है, और भी कर रही है क्या? क्या नाम है बहन जी आपका? गुजर बहुत बढ़िया, अच्छा लगा मुझे। हम आपको स्मार्टफोन दे रहे हैं, मालूम है वो भी? सारी इसके फेसबुक फॉलो ना ना 1,35,00,000 मैंने जी क्या श्री योजना की, इन सबको तीन साल की इंटरनेट सेवा फ्री, मालूम है तेरे को? फिर खूब रीला देखे स्मार्टफोन दे रहे हैं हम सबको, बढ़िया तो तेरे पे आएगा। अगले महीने ये देंगे तो मोबाइल फोन आपको स्मार्टफोन होगा 3 साल की इंटरनेट सेवा फ्री। इंटरनेट क्या होती है मालूम है तुम्हें? क्या होती है? क्या होती है वो? सब कुछ उसी से है। तो आप कुछ बच्चों की पढ़ाई की चीज़ें भी देखती हैं उसमें, या कुछ खाना आना बना लेती है या काम की देखती है इंस्टाग्राम पे? अच्छा लगा मुझे। पीछे हो जाओ। अखबार में पढ़ा और प्रसार हुआ, इसमें भी व्हाट्सएप पर भी। कोई कार्यकर्ता आया था कांग्रेस का? नहीं सरकार का कोई अधिकारी? नहीं अधिकारियों ने प्रसार होता रहता, हम देखते रहते हैं। भर दिया आपने? और पेंशन भी आ रही 750 का 1000 कर दी, उसके लिए मुख्यमंत्री साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। और पालना योजना 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 कर दी, बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सी योजना? पालना योजना, हाँ। और फिर और मिल खाद्य सुरक्षा किट भी मिल रहा है, और 25 किलो गेहूँ भी मिल रहे हैं। गायों का बीमा किया हमने, हाँ वो भी मिल रहा है सर। है क्या आपके? है नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद। और बीमा हेल्थ का, हाँ हेल्थ का है, इलाज का चिरंजीवी भी है, वही स्वास्थ्य का भी है, तो इसका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और मेहरान जी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मत आओ। मोबाइल में क्यों क्या नाम है दीदी आपका? आरती। क्या पढ़ाई करती है? 10वीं के पेपर दिए, तो आगे क्या करेंगे फिर पढ़ाई करके? पढ़ाई करोगे? क्या करेगी? क्या बनेगी? नर्सिंग करोगे? तैयारी करोगे? इनको जानती हो? कौन है? हाँ? गहलोत जी। अच्छा जिए ना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं पैरों पे खड़ा कर दिया। मैं सर नीट का एग्जाम दिया, मेरा नीट में सिलेक्शन भी हो गया। बहुत बहुत
सर वो पीछे बनाना चाहता हूँ। पिछली साल आपको मिला था और आपने हमारा मान रखा सर। सर आपको मैं सर पालन आते से इसकी हमारे दिव्यांगों को बहुत अच्छी जैसे 45 साल आपने उम्र बढ़ाई स्कूटी में मांग की थी मैंने सर इसमें। हाँ सर पिछली बार मैंने मांग की थी, आपने हमारा मान रखा। 45 साल उम्र की और 5,000 में बढ़ोतरी की मांग की थी। पहले कम थी 28 साल 28 साल थी पहले 28 साल 45 की पहले 28 तक ही मिलती थी। और हमने जब सर्किट हाउस में आपसे मुलाकात की तो आपने कहने मतलब उसको जयपुर में जाके संज्ञान में लेते हुए हमारी दिव्यांगों की कहने मतलब जो सुनी और आपने कहने मतलब उम्र बढ़ाई, उससे हमको बहुत लाभ मिला। सर मैं पालनहार के बारे में बोला था। पालनहार ऐसी स्कीम है, हमारे दिव्यांग बच्चे हमारे सब गरीब बच्चे हम खुद विकलांग हैं और खुद विकलांग होने के नाते सर हमारे बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं। बच्चे अनपढ़ ये सर राम जी को लग रहा है हम इतनी देर से भीड़ सर आ जाओ शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय अशोक गहलोत। आप सभी से मेरा निवेदन है कि जिनके लिए हम पलक पावड़े बिछा करके बैठे थे, राजस्थान के जननायक आदरणीय अशोक गहलोत साहब पधार गए हैं। आप लोगों का खड़े होकर के हार्दिक अभिवादन। हजारों की संख्या में हार नगरी मांडली आज माननीय अशोक जी गहलोत साहब का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए, स्वागत और अभिनंदन करने के लिए यहाँ आदर्श स्टेडियम के प्रांगण में मौजूद है। मुख्यमंत्री महोदय, आपका तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट से स्वागत। हजारों की संख्या में आप लोग विराजे। अब आप लोग विराजे ताकि आगे का कार्यक्रम चल सके। अशोक जी गहलोत, अशोक जी गहलोत। आप लोग विराजे ताकि आगे का कार्यक्रम शांति से हो सके। मैं सामान्य व्यवहार की जनता को निवेदन कर रहा हूँ कि इस ऐतिहासिक पल में जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पर आ गए हैं, अपनी बात यहाँ फरमावे।
स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के समारोह में आदरणीय राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब, आज हमारे वन मंत्री आदरणीय हेमाराम जी चौधरी साहब, हमारे मंत्री आदरणीय सालिम मोहम्मद जी, हमारे पूर्व मंत्री हरीश चौधरी साहब, पूर्व मंत्री अमीन खान साहब, एमएलए पद्माराम जी, मदन प्रजापति जी, रूपाराम जी जैसलमेर से, मनोहर सिंह जी साहब, महेंद्र चौधरी जिला प्रमुख, राम सिंह राव, पंकज प्रताप सिंह, फतेह खान जी जिला अध्यक्ष, अंजना जी, उमेश सिंह जी चेयरमैन साहब, प्रधान साहब, सभी मंच पर बैठे अतिथिगण, पंडाल में सभी विराजमान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, मीडिया साथियों, मुझे खुशी इस बात की है कि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आज बाड़मेर में शानदार बाड़मेर के लिए जो बाड़मेर जिले के लिए जो बजट दिया है और आज हमारे बीच में समय आ गया उनका स्वागत करने के लिए कि जिन्होंने इतनी सौगातें बाड़मेर के लिए दी है। आज आप सभी की ओर से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने राजस्थान के लिए और बाड़मेर के लिए ऐसा ऐतिहासिक बजट जो भविष्य में न तो पहले कभी आया और न कभी आएगा, ऐसा शानदार बजट जिसमें आप सब लोग बैठे, इसमें एक भी परिवार का कोई आदमी ऐसा नहीं रहेगा कि जिसके घर में माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट का पैसा उसके घर में नहीं आया हो। सबको लाभ मिला है। चाहे आप देखो बिजली 100 यूनिट की बात करो, चिरंजीवी योजना, चाहे इलाज 25 लाख का फ्री करने की बात करो, और किसानों के लिए 2000 यूनिट तक की बात करो, और दुर्घटना बीमा हो, इंदिरा रसोई हो, चाहे बाड़मेर में 1100 वोल्ट का नया यहाँ पावर प्लांट खोलने की बात हो, हमारे सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस पेंशन योजना की बात हो, गायों के लिए सिर्फ कहने के लिए गोबक जरूर कहते हैं, पर माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने गायों के लिए जो ऐतिहासिक कार्य किया है, ऐसा न तो कोई आने वाला समय में करेंगे। इस तरह से शानदार गायों के लिए 6 महीना से 9 महीना कर दिया, और नंदीशाला के लिए 1 साल का अनुदान कर दिया, अनुदान बढ़ा दिया, शिथिलता दे दी। हर पंचायत स्तर पे नंदीशाला गौशाला, पंचायत समिति पे नंदीशाला गौशाला। ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने गायों के प्रति, गौ पालन के प्रति जो अपना विशाल हृदय, चाहे लंपी योजना हो और चाहे कोविड के अंदर शानदार आपका प्रबंधन। कोविड के अंदर आपने देखा होगा कि बाड़मेर के अंदर, बाड़मेर जिले में कितना शानदार प्रबंधन, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में इतना शानदार बजट हुआ है। मैं आपको, आप इस बात का सबक होंगे कि जिस तरह से चाहे कोविड आया हो, लंपी योजना आई हो और कोई बीमारी आई हो, हर तरह का माननीय मुख्यमंत्री ने कोई कसर हमारे लिए नहीं छोड़ी। आज बाड़मेर के अंदर इतनी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी कि जिसकी अगर गिनाऊं तो सीएम साहब कहेंगे कि तू ज़्यादा समय लेगा, इसलिए आप सवेरे 11 बजे से भी आए हो, भयंकर गर्मी है, आप ये खचाखच स्टेडियम आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब के दर्शन के लिए आज कब सवेरे 11 बजे से आप बैठे हो कि कब माननीय मुख्यमंत्री जी आए और हम उसका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। उन्होंने बाड़मेर के लिए, राजस्थान के लिए, पूरे भारत में राजस्थान प्रदेश ऐसा और लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिन्होंने पूरे भारत में ये एहसास कर दिया कि हमारी योजनाएं अन्य जिलों में, अन्य स्टेटों में लागू करनी पड़ेगी, नहीं तो तुम्हारा हर्ष क्या होगा। ये आपने कर्नाटक में देखा होगा, हिमाचल प्रदेश में भी देखा होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। बाड़मेर में 200 करोड़ का सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल दिया जो 4 स्टोरी में आज बनना है। वहाँ पेयजल के लिए हजारों करोड़ रुपए की लाइनें स्वीकृत कर दी, ट्यूबवेल कर दिया, घर घर पानी की योजना के लिए आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। राजस्व के अंदर कहो, पंचायती राज में ऐसा पुनर्गठन आपके राज में पहली बार हुआ है। जो मांगा, जिस तरह की पंचायत समिति, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। आपकी जो बातें थी माननीय मुख्यमंत्री ने शहर दे उसको की। सड़कों की जाल की बात करें, राजस्थान के इतिहास में बाड़मेर में सबसे ज्यादा सड़कें अगर
राजस्थान में मिली है तो बाड़मेर जिले को मिली है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। शिक्षा का क्षेत्र में करो, हर पंचायत मुख्यालय पर सीनियर सेकेंडरी करना, मेरे विशाला में कॉलेज खोलने की बात करें, चाहे अन्य विद्यालयों की बात करें, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी कि बाड़मेर के विकास में, चाहे ओवर ब्रिज हो, अंडर ब्रिज हो, बाड़मेर में शहर के अंदर लोगों को पट्टे देने का काम हो। जिस तरह से माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने पट्टे देने में जिस तरह से शिथिलता दी, आम गरीब जो कई सालों से इंतजार कर रहा था, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको सबको पट्टे देने का निर्णय किया और 17,000 से ज्यादा पट्टा देके राजस्थान बाड़मेर में सबसे पहले नंबर पर है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिस तरह से विकास में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, जो मांगा वो आपने दिया। मैं तो आप सबकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने बाड़मेर में पूरे जिले के अंदर जिसने जो मांगा कोई कसर नहीं छोड़ी देने में, और आपने भरपूर लोगों की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं एक बात जरूर करना चाहूँगा, आपने बाड़मेर के अंदर शिक्षा के अंदर खूब दिया। बाड़मेर रेगिस्तान एरिया है, सभी यहाँ लोग बैठे, इनकी दिमाग है, 10-10 किलोमीटर में कई स्कूलें नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि ये रेगिस्तानी इलाके में आप प्राइमरी से मिडिल और मिडिल से सीनियर सेकेंडरी 100 स्कूलों की आप घोषणा कर दो जिले में, और आपको एक भी उसमें कर्मचारी की लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, एक भी पैसा खर्च नहीं होगा और हमारी जनता ये खुश हो जाएगी। अगर आप खुश हो तो इस बात की ताली बजाओ और मुख्यमंत्री जी को कहो कि देखो ये हमारी बात करो। मैं अंत में आपने तो मुझे 3 बार भारी मतों से जिताया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 बार राजस्थान की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और आने वाले दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश का जिस तरह से विकास किया है, आप सब आज विश्वास दिलाओ कि हम अशोक गहलोत साहब के साथ हैं और राजस्थान में 4थी बार सरकार बने। बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अभी आपके सामने बाड़मेर विधायक और राजस्थान गौशाला के अध्यक्ष मेवाराम जी जैन अपनी बात रख रहे थे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा पूरे राजस्थान में और बाड़मेर में जो कुछ भी दिया गया है, उसके लिए आज ये जो संख्या यहाँ विराजमान है आदर्श स्टेडियम के प्रांगण में, ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार प्रदर्शित करने, कृतज्ञता ज्ञापित करने और धन्यवाद देने के लिए यहाँ मौजूद है। इस गर्मी में भी जोरदार तालियों से मुख्यमंत्री महोदय का अभिवादन करें। मैं आगे बढ़ रहा हूं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय हेमाराम जी चौधरी साहब से, मंत्री महोदय से निवेदन कर रहा हूं। जी हेमाराम जी चौधरी साहब, मंत्री महोदय से निवेदन कर रहा हूं कि वे पधारें और सभा को संबोधित करें। जी, मैं थोड़ा सा संशोधन करते हुए माननीय मानवेंद्र सिंह जी, अध्यक्ष सैनिक कल्याण बोर्ड, आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप पधारें और आपकी जोरदार तालियां स्वागत में अपना उद्बोधन प्रदान करें। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबके माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत, मंत्री जी हेमाराम जी, साले मोहम्मद जी, समय का अभाव है इसलिए गणमान्य मंच, विराजमान सभी अतिथिगण, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गगण, मातृशक्ति और इस विशाल सभा में पधारे सभी कार्यकर्तागण, जनप्रतिनिधि। जन कल्याण योजना के बारे में पूर्व वक्ताओं ने आपको अवगत कराया है और आगे भी कराएंगे। स्वयं मुख्यमंत्री जी भी आपको विस्तार में बताएंगे। मैं आपको केवल संबंधित जो सैनिक कल्याण विभाग के हिसाब से जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 4.5 वर्षों में जो घोषणाएं करी है और जो कार्य क्रियान्वित हुआ है, उसके बारे में आपको अवगत कराना चाहता हूं। बड़े गर्व की बात है
कि राजस्थान देश में पहला प्रदेश है और एक ही प्रदेश है जहां कारगिल युद्ध के बाद जो भी यहाँ स्टेट में, राजस्थान में जो भी शहीद हुए हैं उनके लिए राहत पैकेज केवल राजस्थान ने दिया है, बाकी किसी ने नहीं दिया है। कारगिल पैकेज जो पूर्व में मुख्यमंत्री जी ने 25 लाख की घोषणा करी थी उस समय, अब उसको बढ़ाकर 50 लाख करा है। जोधपुर में आपको ज्ञात होगा शहीद परमवीर चक्र मेजर शतान सिंह जी के नाम से एक संग्रहालय की घोषणा करी है और उसके साथ साथ एक कौशल विकास केंद्र की भी घोषणा करी है। ये हमारे पूरे पश्चिम राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है, बहुत बड़ी गर्व की बात है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को। शहीदों को और विशेषकर हमारे स्टेट में, राजस्थान में जो अपनी परंपरा रही है, सैनिकों का सम्मान, मैं समझता हूँ ये राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा उदाहरण है और इसमें राजस्थान सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो सर्वोच्च स्तर तक हैं और इसके बराबर मुझे लगता है कोई राज्य ने इतना करा नहीं है। शहीद परिवारों के लिए स्टैंप ड्यूटी जो हमें हमेशा हम सब अवगत हैं उससे, स्टैंप ड्यूटी शहीद परिवारों के लिए निःशुल्क करी गई है। राजस्थान उसमें भी पहला राज्य है और सन 47 के बाद, सन 47 और 71 के बीच में जो शहीद हुए थे उनके कुटुंब में एक आश्रित को नियोजन के लिए घोषणा पहली बार राजस्थान सरकार ने करी है। सन 71 के बाद राजस्थान सरकार ने जो फिजिकल कैजुअलिटी हो जाता है सर्विस के समय, जो भी सैनिक सर्विस के समय बिना जो युद्ध के ज़मीनी और कुछ घटना से शहीद हो जाते हैं, उनके आश्रितों के लिए पहली बार राजस्थान सरकार ने एक के नियोजन के लिए राजस्थान सरकार ने घोषणा करी है। ये भी एक पहला सराहनीय कदम है और पहला राज्य है जिन्होंने ये घोषणा करी है। ऐसे अनेक ऐसे कार्य हैं जिसमें जयपुर में पहली बार एक 20 करोड़ का सैनिक कल्याण भवन की घोषणा करी है और उस पर कार्य शीघ्र ही चालू होने वाला है। हर संभाग में एक डिफेंस सर्विसेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट माने एक उच्च माध्यमिक विद्यालय को रक्षा संबंधित जो अपने जो इम्तिहान देंगे अपने बच्चे, बालक या बालिकाएं, उनके प्रशिक्षण के लिए एक डिफेंस सर्विसेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट हर संभाग में उसकी घोषणा हुई है और इसमें भी कार्य क्रियान्वित है। और एक अंत में मैं आपको अवगत करना चाहता हूं कि जो शौर्य पदक विजेता हैं उनके सम्मान के लिए राजस्थान सरकार जो राशि उपलब्ध कराती है उसमें जो बढ़ोतरी की चर्चा मुख्यमंत्री ने करी है और आगे इसकी जो घोषणा करेंगे वो एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम है। और मैं आपको धन्यवाद यहाँ से इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सैनिकों का सम्मान मैं समझता हूँ देश का सम्मान है और उसमें राजस्थान सरकार अव्वल नंबर पर है और मैं आपको बधाई देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज आपने मुझे इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देने का अवसर दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सैनिकों के कल्याण के लिए जितनी भी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष आई है उन्होंने पूर्ण सहृदयता और उदारता के साथ में उसको आगे हकीकत में उतारा है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय हरीश जी चौधरी साहब से निवेदन कर रहा हूं, पूर्व मंत्री जी से, कि वे पधारें और अपना उद्बोधन दें। राजस्थान के मुख्यमंत्री परमादरणीय अशोक गहलोत जी, सम्मानित मंच, प्रांगण में विराजे हुए बाड़मेर के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, पिछले 4.5 वर्षों के अंदर राजस्थान के अंदर जो विकास का कार्य हुआ और योजनाओं के फैसले हुए, मेरा आप सब लोगों से ये निवेदन है कि आप लोग उसकी तुलना भारतीय जनता पार्टी के जो पिछले कार्यकाल है उनसे करो। किसी भी क्षेत्र के अंदर पिछले 4.5 वर्षों के अंदर बाड़मेर के अंदर दुगने से ज्यादा काम हुआ। इसी स्थल के ऊपर जो हम लोगों के सिर्फ मांग ही नहीं थे, सपना था, नहरी इलाके से बाड़मेर जिले के अंदर पीने का पानी आना,
सोनिया गांधी जी इसी सभा स्थल के ऊपर पिछली दफे जब अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, अपनी सरकार थी उस वक्त, उसका उद्घाटन करने के लिए यहीं आए थे। सोनिया मंच द्वारा वो भेंट हम लोगों को दी। इंदिरा गांधी नहर के बाद में सबसे बड़ी परियोजना राजस्थान की रिफाइनरी 2013 के अंदर वो फैसला हुआ। वो अलग कहानी है कि कितनी मेहनत से, किस परिस्थितियों के अंदर वो फैसला हुआ। जैसे ही सरकार बदली, 5 साल तक राजस्थान को पीछे धकेल दिया गया। वो दंड आज राजस्थान की जनता को भुगतना पड़ रहा है। हजारों करोड़ रुपए, एक तो समय, रोजगार, और एक हजारों करोड़ रुपए हम लोगों के, राजस्थान के हजारों करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के उसके गलत कृत्य के कारण हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बढ़ता हुआ राजस्थान, बढ़ते हुए बाड़मेर के अंदर मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं अशोक गहलोत जी को कि आज भी बाड़मेर जिले के अंदर हजारों ऐसे परिवार हैं जिनके घर के अंदर बिजली नहीं है। केंद्र सरकार विफल रही, जो जिम्मेवारी केंद्र सरकार की थी वो विफल रही, पर राजस्थान सरकार ने उन लोगों का हाथ नहीं छोड़ा और तमाम वंचित बिजली के कनेक्शन के लोगों के राजस्थान सरकार ने घोषणा करी और उसका जमीनी स्तर के ऊपर आने वाले समय में क्रियान्वयन होगा। उसका सबसे बड़ा फायदा होगा तो बाड़मेर जिले का है। पीने के पानी के संदर्भ के अंदर 5% पैसा हम लोगों को देना पड़ता था और सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में पैसा देना पड़ता था वो हम ढाणियों में रहने वालों को। केंद्र सरकार ने वो दंड हम लोगों पर लगाया और राजस्थान की सरकार ने वो 5% पैसा परियोजना का जो हम लोगों को देना था वो भार भी राजस्थान सरकार ने उठाया। उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। बाड़मेर के अंदर जो सड़कों का काम आज तक नहीं हुआ, उतनी सड़कों की स्वीकृति हुई। मेरा तो आप लोगों से यही निवेदन है कि इसके आप तुलना करो। क्या वो नरेंद्र मोदी जी का 1100 रुपए का सिलेंडर देना सही है या 500 रुपए का अशोक गहलोत जी और कांग्रेस सरकार का सिलेंडर देना का सही? ये फैसला आप लोग करो। बिजली के अंदर 100 यूनिट फ्री बिजली देना सही फैसला या नहीं है? पेंशन 1000 रुपए, 25 लाख तक का इलाज, 10 लाख तक का बीमा, जय गौ माता और गाय के नाम पर राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने बहुत करी, पर हम तमाम लोगों के परिवार को जो 40,000 रुपए का जो कामधेनु योजना के मार्फत से हम लोगों को बीमा मिल रहा है, ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी कभी भी सोच भी नहीं सकती है जो कांग्रेस की सरकार ने किया। ये तमाम जो काम किए हैं इसकी तुलना आप लोग करो। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान के साथ और बाड़मेर के साथ क्या किया? अन्य पिछड़ा योजना के तहत हमें हजारों करोड़ रुपए मिलते थे, वो करोड़ों रुपए बाड़मेर जिले की योजना बंद कर भारतीय जनता पार्टी ने की। बीएडीपी का पैसा उन लोगों ने रोका। जेजेएम के अंदर पहले हर सरकार 90% केंद्र सरकार रेगिस्तानी इलाके में देती थी, 10% राज्य सरकार देती थी। भारतीय जनता पार्टी ने उल्टा किया, 50-50% पैसा किसी भी क्षेत्र के अंदर। और तो और हम लोगों के साथ धोखा किया, बाड़मेर की जनता के साथ हम लोगों के साथ धोखा किया। जो 2.5% आम जनता की सरकार, मनमोहन सिंह जी की सरकार, कोई भी प्रोजेक्ट बनता था 2.5% पैसा स्थानीय लोगों के लिए खर्च करने का प्रावधान था। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वो 2.5%, जिसका नुकसान सबसे ज्यादा हम लोगों को, बाड़मेर के लोगों को हो रहा है, रिफाइनरी के मार्फत हो रहा है। सिर्फ 0.25% हिस्सा हम लोगों के लिए हो रहा है। यह धोखा किसने किया, इसका ध्यान रखो। एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये तमाम फैसले और योजना जो पिछले 4.5 सालों के अंदर हुई है,
ये आगे जारी रखना और नहीं रखना है, ये फैसले करने का हक और अधिकार सिर्फ आपको है। आने वाले 6 महीने बाद वोट देते समय आप फैसला करोगे क्या इन स्कीमों को जारी रखना है या ये कार्यक्रम, ये जो विकास के काम है, ये योजना, इनको बंद करवाना है। ये फैसला आप लोगों को करना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही पिछले दफे जो भी हम लोगों की योजना थी वो योजनाएं बंद करी। अंत में मेरा यही निवेदन है मुख्यमंत्री महोदय जी, जो हम लोगों का आरक्षण है SC ST का, उनके जनसंख्या के अनुपात के अंदर कैसे होई, उस पर आप लोग जरूर विचार करके फैसला करो। OBC का आरक्षण जनसंख्या के अनुपात के अंदर होई, इसका आप आकलन करा रहे हो। मुझे विश्वास है आने वाले समय के अंदर यह फैसला भी पिछड़े वर्ग के लिए करेंगे। ये तमाम फैसले आने वाले समय में और मजबूती से राजस्थान में होई, बाड़मेर में होई, इसके लिए आप सब लोगों को शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम। से बहुत बहुत धन्यवाद सम्मान्य हरीश जी चौधरी साहब। ये जिंदगी का एक पहला अवसर हमने देखा है कि जिसमें किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री 10 तरह की गारंटियां देते हैं और वो गारंटियां जमीन पर हकीकी रूप में उतर रही है और आपने देखी है। इसलिए ये कृतज्ञता सभा, ये धन्यवाद सभा आज एक संदेश दे कि हम आपके साथ हैं। आगे बढ़ रहा हूं और माननीय हेमाराम जी चौधरी साहब मंत्री महोदय से निवेदन कर रहा हूं कि वे पधारें और अपना उद्बोधन प्रदान करें। माननीय मंत्री महोदय। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम सम्माननीय अशोक जी गहलोत साहब, मंच पर विराजमान मंत्रीगण, विधायकगण, अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और पत्रकार बंधुओं, आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान का बजट 2023-24 के प्रस्तुत करने के बाद पहली बार बाड़मेर पधारे और जिस प्रकार का बजट आपने दिया, उस बजट को देखते हुए ये बाड़मेर की जनता आपको धन्यवाद देने के लिए यहाँ उपस्थित हुई है। आपने पूर्व में भी 4 बजट और पेश किए, वो भी शानदार बजट थे, लेकिन ये बजट उससे भी बढ़कर है। पूर्व में भी आप जब 2 बार मुख्यमंत्री इससे पहले थे, उस समय भी प्रदेश को बहुत सारी सौगातें दी, योजनाएं दी, और इस बार जो ये योजनाएं जिसके बारे में मेरे से पूर्व मेवाराम जी ने, हरीश जी ने जिक्र किया, और भी वक्ता यहाँ 11 बजे से आप लोग आए हुए हैं, मीटिंग चल रही है, सब ने उन योजनाओं का मेरे ख्याल से आपके सामने प्रस्तुति कर दी है। उनको फिर से दोहराने की, समय ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, और मुख्यमंत्री जी स्वयं उन योजनाओं के बारे में विस्तार से आपको जानकारी देंगे। और ख़ास करके आप लोग मुख्यमंत्री जी की बात सुनने के लिए यहाँ आए हैं। हम लोग तो हमेशा आपके बीच में ही रहते हैं और हमेशा ही आप लोगों को हमारी बात होती रहती है। अभी मेवाराम जी साहब ने तो योजनाओं की बात की, एक स्कूलों की भी बात कही, उसके बारे में मैं मेवाराम जी की उस बात का समर्थन करता हूं। और मैं भी मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि बाड़मेर जिला एक रेगिस्तानी जिला है। ये दूर दूर फैला हुआ है, ढाणियों में रहते हैं लोग, गांव में एक जगह रहते नहीं। इसलिए गांव में एक स्कूल खुल जाने से वहाँ दूरियाँ बहुत हैं, बच्चों को बहुत दूर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। इसलिए प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी से मिडिल है, मिडिल से सीनियर सेकेंडरी है। ये रेगिस्तान और पहाड़ी एरिया, ट्राइबल एंड डेजर्ट एरिया में आप संख्या बढ़ाएंगे तो जाकर के हमारे आने वाले समय में जो स्कूलों की मांग है उसकी
पूर्ति हो पाएगी, ऐसा मैं उम्मीद करके चलता हूं कि आप उस पर ज़रूर ध्यान देंगे। पिछली बार जब आपकी सरकार थी तब आपने 13-14 के बजट में, आखिरी बजट में, जो राजस्व गांव थे, जिन राजस्व गांव में प्राथमिक विद्यालय नहीं था, उन राजस्व गांव में प्राथमिक विद्यालय खोले। परंतु बाद में चुनाव हुए तो चुनाव के बाद में सरकार बदल गई, और सरकार बदलने के बाद में नई सरकार ने पहले हम शुरू नहीं करवा घोषणा की, लेकिन वो शुरू नहीं हो पाए। स्वीकृतियाँ जारी हो गई, सब हो गया, लेकिन मौके पे अध्यापक नहीं लगे और शुरू नहीं हो पाए। फिर सरकार बदल गई तो उन्होंने को शुरू नहीं किया, और अब हमारी सरकार बने भी 4.5 साल हो गए हैं। तो इस प्रकार के जो विद्यालय उस समय स्वीकृत हुए थे वो निरस्त नहीं हुए, अभी भी वो स्वीकृतियाँ यथावत है। इसलिए आप उन स्वीकृतियों को तो तत्काल आप शुरू कराएं। मैंने शिक्षा मंत्री जी कल्ला जी को इसके बारे में कई बार निवेदन किया, परंतु बात अभी तक आगे बढ़ी नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपने जब कभी भी कोई भी काम की बात रखी तो उस पर निश्चित रूप से ध्यान दिया और उसका हल किया। बाड़मेर पहले आपने बजट में घोषणा की थी कि सभी पंचायत मुख्यालयों को डामर सड़क से जोड़ा जाएगा, और भूलवश या जानकारी के अभाव में बाड़मेर जिले में कई ऐसी पंचायतें जो डामर सड़क से जुड़ी हुई नहीं थी, वंचित रह गई थी। उसका चिंतन शिविर के समय में मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, फिर 1-to-1 मिले उस समय निवेदन किया, तो वो सड़कें स्वीकृत कर दी मुख्यमंत्री जी ने हस्तक्षेप करके। नहीं तो वो सड़कें स्वीकृत नहीं होते, वो पंचायत मुख्यालय डामर सड़क से वंचित रह जाते। और जहाँ तक रहा बाकी सड़कों का सवाल, सड़कों के मामले में तो बाड़मेर के मुकाबले में और कोई जिला है ही नहीं। बाड़मेर जिला एक अकेला अलग एक तरफ है, और पूरा राजस्थान मेरे ख्याल से एक तरफ है। अभी नए राजस्व गाँव बने जिनकी आबादी 250 से ऊपर थी, उनकी अभी स्वीकृतियाँ जारी हुई। 694 स्वीकृतियाँ हुई, 694, जिसमें से 600 बाड़मेर जिले और 94 पूरे राजस्थान में। तो आप इससे अंदाज लगा लो बाड़मेर जिले में सड़कों के मामले में कितना अपने को मिला है। जो 250 से नए राजस्व गांव जोड़ने का डेजर्ट और ट्राइबल के लिए किया, अपन डेजर्ट में आते, इस हिसाब से इतनी ज़्यादा सड़कें अपने को मिली है। फिर भी उसमें से कुछ गांव ऐसे जो जानकारी के अभाव में या भूल से अधिकारियों ने प्रस्ताव आगे नहीं भेजे, कुछ गांव पीछे ऐसे रह गए हैं, तो उनको भी अधिकारियों से आप निर्देशित करें कि वो गांव भी उनके भी प्रस्ताव भेजें और भेज करके उनके भी स्वीकृति दिलाएं, क्योंकि वो भी आपकी घोषणा के अनुसार सड़क पाने के हकदार हैं। एक बात मैं और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो नरेगा योजना सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी की देन है। भारत सरकार की योजना थी, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने इसके बारे में बहुत आलोचना की, लेकिन बंद तो नहीं कर पाए, लेकिन केंद्र से पैसा उन्होंने कम कर दिया, कटौती कर दी। अपने बाड़मेर जिले में इस नरेगा योजना के तहत पीने के पानी के जो टाँके थे वो 2 लाख से बढ़ा करके 3 लाख किए, पर 3 लाख काफ़ी लंबे समय तक 3 लाख की स्वीकृतियाँ जारी होती रही, टाँके भी बने बहुत ज़्यादा हज़ारों की संख्या में। अभी कुछ समय पहले वो 3 लाख से टाँके वापस 2 लाख कर दिए। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि उन टाँकों को वापस 3 लाख से बढ़ ज़्यादा करें, 4 करें तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम 3 तो करें ही करें, 3 तो करें ही करें, क्योंकि लागत बढ़ती है तो उसके हिसाब से बढ़ना चाहिए। 3 की जगह 4 होना चाहिए, पर 3 की जगह 2 कर दिया वापस। पहले भी जब हमारी सरकार थी उस समय भी अशोक जी मुख्यमंत्री थे, उस समय भी 3 लाख थे। फिर बीजेपी की सरकार आई तो उन्होंने 2 लाख कर दिए, फिर हमारी सरकार आई तो हमारी सरकार ने 3 लाख किए, पर अब वापस 2 लाख हो गए। इस पर आप ध्यान दें, ये वापस 3 लाख करें। एक मैं अंत में निवेदन करना चाहूँगा, 13-14 का ही मामला है। 13-14 में ANM की भर्ती हुई थी, उसमें जो चयन हो गया था ANM का और काउंसलिंग भी हो गई थी और नियुक्ति पत्र जारी होने रह गए थे, उनको नियुक्तियां देनी बाकी रह गई थी। इतने में सरकार बदल गई, चुनाव हुए, तो फिर नई सरकार आई, उन्होंने तो वो आधे पद कर दिए, आधे पद घटा दिए। तो आधी ANM को तो नियुक्तियां मिल गई जो ऊपर मेरिट में थी, लेकिन जो पीछे आधी ANM रह गई उनको नियुक्तियां नहीं मिल पाई, जबकि वो चयनित हो गई थी, काउंसलिंग भी उनकी हो गई थी। इस पर आप ध्यान दे करके कोई न कोई रास्ता निकाल करके उनको नियुक्ति दिलाएं, ये भी मेरा आपसे अनुरोध है। पीने के पानी के बारे में अभी कहा, 13-14 में आपने
नर्मदा नहर से पीने के पानी के लिए शिव, चौटन और गुड़ामालनी के लिए घोषणा की थी। गुड़ामालनी के कुछ गांवों की योजना और शिव की तो स्वीकृत हो गई थी, काम प्रारंभ हो गया था। बाकी योजनाएं उस समय शुरू नहीं हो पाई और फिर सरकार बदल गई, तो नई सरकार आने के बाद में उन योजनाओं को बंद कर दिया, निरस्त कर दिया। फिर हमारी सरकार आने के बाद में मुख्यमंत्री जी ने 19-20 के बजट में उसकी घोषणा की और उसकी वित्तीय स्वीकृति सारी हो, तकनीकी स्वीकृति सारी हो गई, टेंडर भी लगे और 24 जून तक उसके टेंडर की अवधि है। 24 जून तक टेंडर आ जाएंगे। आने के बाद में आप मेहरबानी करके उनका जल्दी से जल्दी एग्जामिन करके टेंडरों का टेक्निकल बिड, फाइनेंशियल बिड तय करके वर्क ऑर्डर जारी करावे, जिससे कि जल्दी से जल्दी नर्मदा नहर से पीने के पानी की योजना गुड़ामालनी और चौटन 2 विधानसभा क्षेत्रों की वो जल्दी से जल्दी शुरू हो सके। इसके बारे में पहले भी मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा, तो मुख्यमंत्री जी ने अखिल अरोड़ा जी को फ़ोन भी किया, उसकी वजह से ये काम आगे बढ़ गया। अब तो फाइनल स्टेज पे है, अब आगे बहुत ही सिर्फ वर्क ऑर्डर की बात शेष रही है, तो जल्दी से जल्दी आप वर्क ऑर्डर दे करके उन योजनाओं को शुरू कराएं। अंत में यही कहूँगा, बहुत शानदार योजनाएं अगर आप लोगों को दी है, आम जनता को दी है, तो जनता को भी अब समय आपका भी है, जनता का भी समय है कि वो आने वाले समय में इन योजनाओं का कदर करें, इन योजनाओं के बदले साथ दें, कांग्रेस पार्टी का साथ दें, सरकार का साथ दें। आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनाएं, जब तो ये योजनाएं शानदार है और आप लोगों को इसका फ़ायदा मिला है। इसलिए आपसे भी हम अपेक्षा करते हैं, जिस प्रकार से आप सरकार से, मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा करते हैं, हम लोग भी आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप भी उसी प्रकार हमारे इन कामों के ऊपर ध्यान दे करके आने वाले समय में कांग्रेस के निशान हाथ पे मोहर लगा करके कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय हेमाराम जी चौधरी साहब, मंत्री महोदय। मंत्री महोदय ने अंत में एक बात जो कही कि गहलोत जी सरकार ने आपके लिए सब कुछ कर दिया, अब आपको करना है जो भी करना है। मैं कुछ शिलान्यास, कुछ लोकार्पण, क्योंकि आज 3 कार्यक्रम है माननीय, उनका लोकार्पण हो इससे पहले आप सभी लोग जो इतनी बड़ी संख्या में, या पूरा आदर्श स्टेडियम खचाखच भरा है, आज कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के इस प्रोग्राम में यहाँ आप पधारे हैं। मैं निवेदन कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, आपकी जोरदार तालियों से आप सभी लोगों का जोश, आप सभी लोगों का होश, आदरणीय गहलोत साहब का स्वागत, अभिनंदन। आपके द्वारा किया जाने वाला यह शंखनाद, अब आप लोग शांत हो जाएं, मुख्यमंत्री जी फरमाएंगे। हमारे वरिष्ठ नेता, मेरे मंत्रिमंडल के साथी हेमाराम चौधरी साहब, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पंजाब के प्रभारी, पूर्व मंत्री राजस्व और आपके यहाँ के विधायक हरीश चौधरी जी, हमारे मिनिस्टर, मेरे साथी साले मोहम्मद जी, आपके लोकप्रिय विधायक मेवाराम जैन साहब, मानवेंद्र सिंह जी जसोल जी, हमारे वरिष्ठ नेता अमीन खान साहब, रूपाराम जी धनदेव जी, पद्माराम जी, तमाम ये हमारे विधायकगण बैठे हुए हैं, राम सिंह राव, सुनील परियार जी, दीपक माली जी, महेंद्र चौधरी जी, फतेह खां जी जिलाध्यक्ष, गफूर अहमद साहब, पंकज प्रताप सिंह जी, श्रीमती अंजना मेघवाल पूर्व जिला प्रमुख, श्री बालाराम जी, गोपाल राम जी मेघवाल साहब, श्रीमती समा बानू और तमाम सम्मानित मंच और तमाम जो ये सैलाब में पड़ा है, जो आप लोग जिस रूप में बैठे सुबह से ही, और तो और जो हमारे स्टेडियम के ऊपर जो सीढ़ियाँ लगी हुई है वहाँ तक जो लोग बैठे हुए हैं, ये इस बात का प्रतीक है कि आप सबका प्यार, आप सबका आशीर्वाद, आप सबकी दुआएं हम सबके साथ है। और इसी कारण से आप लोग सब पधारे भी हो
मेवाराम जैन जी कह रहे थे कि हम आपको आभार व्यक्त करने के लिए बुलाए हैं। आभार व्यक्त करने की बात नहीं है, ये हमारा जब आपका आशीर्वाद से मैं तीसरी बार मुख्यमंत्री बना हूँ और आपने शायद मेरे 6 सीटें जिताई यहाँ से, तब जाके सरकार मेरी बनी है। अगर आप इस प्रकार से सेव नहीं करते तो सरकार कैसे बनती। इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं एक एक पल जिंदगी का जो मेरी बचपन से प्रकृति है कैसे मैं सेवा करूं, मानव मात्र की, प्राणी मात्र की। और मैं कहना चाहूँगा आपको, मैं कहीं मंदिर जाता हूँ, मस्जिद जाता हूँ, गुरुद्वारा जाता हूँ या चर्च जाता हूँ, कहीं जाऊँगा मैं तो मेरी प्रार्थना यही होती है वहाँ पर। मैं नहीं मांगता मुझे आप मुख्यमंत्री बनाओ, मुझे एमएलए बनाओ, मुझे कोई केंद्रीय मंत्री बनाओ। मैं सिर्फ वहाँ ये प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि ब्रह्मांड में जो भी प्राणी मात्र है और मानव मात्र है उसका कल्याण हो, बस यही मेरी प्रार्थना होती है। क्योंकि मैं राजस्थान का हूँ, जिम्मेदारी मुझे राजस्थान की मिली है। सोनिया गांधी जी ने मुझे विश्वास किया, राहुल गांधी ने विश्वास किया। 3 बार मुख्यमंत्री बनना कोई मामूली बात नहीं होती। देखो, तो मेरा फर्ज बनता है कि जो विश्वास प्रकट किया है उस विश्वास से मैं खरा उतरूं। उसके लिए मैं जी जान से कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूँ। ये सपना देखते हुए राजस्थान देश के अंदर कम से कम 2030 तक नंबर 1 राज्य कैसे बने। और अब संभावना है, पहले संभावना नहीं थी। मैं बचपन से हरीश चौधरी जी कह रहे थे कि मैं यहाँ पर जब NSU में था तब भी मैं आता था। बाद में मैं MP बन गया, हेमाराम चौधरी MLA बन गया 80 के अंदर, तब भी मैं आया करता था। और तो और एक बार मलेरिया का प्रकोप हो गया, 1000 लोग मलेरिया मर गए बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर जिले के अंदर। तब मैंने जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर के दौरे किए थे। एक PSC गया, CSC गया, सब मुझे आज भी इस बात को स्मरण है मुझे। तो मेरा लगाव हमेशा इस बॉर्डर एरिया से रहा है। जो यहाँ नेता बैठे सब जानते हैं, बाड़मेर हो, जैसलमेर हो, जोधपुर हो, बीकानेर हो, गंगानगर हो, मैं बचपन से ही जब मेरा मौका लगा तो मैंने बॉर्डर एरिया के दौरे किए। वहाँ के BSF की चौकियों में गया, मेरे मुख्यमंत्री भी और बिना मुख्यमंत्री भी। इसलिए मुझे मालूम है कि यहाँ की समस्याएं क्या है। बल्कि मैं कई बार कहता हूँ, जो मैंने सीखा है मारवाड़ से, मेंबर पार्लियामेंट के रूप में जोधपुर जिले से, एक कार्यकर्ता के रूप में पूरे पश्चिमी राजस्थान से, अकाल में, सूखे में क्या तकलीफ होती है लोगों को, पीने का पानी, गायों के लिए भी, मनुष्य के लिए, रोजगार की कितनी बड़ी मांग होती थी उस जमाने के अंदर। अब तो सोनिया गांधी जी ने, मनमोहन सिंह जी ने आराम कर दिया नरेगा दे करके। महानरेगा 100 दिन का रोजगार गारंटी कानून बना के दे दी गई आपको, तब शांति हुई देश के अंदर। और मैंने 25 दिन बढ़ा दिया अभी आपके राजस्थान के अंदर। 25 दिन का खर्चा स्टेट गवर्नमेंट देगी, शहरों के अंदर भी, गाँव के अंदर भी। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये सीखा जो मैंने है, आज मैं अगर शासन कर पा रहा हूँ। मैनिफेस्टो तो है हरीश चौधरी का, ये हमारा अध्यक्ष था मैनिफेस्टो का। शानदार मैनिफेस्टो बना जन घोषणा पत्र के नाम से। राहुल गांधी की इच्छा थी कि दौरे करके बनाओ, जनता क्या चाहती है वो लिखो मैनिफेस्टो के अंदर, घोषणा पत्र के अंदर। घोषणा पत्र हरीश चौधरी का, इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेवारी मेरी आपने डाली है, तो मैं निभा रहा हूँ उसको, बखूबी निभा रहा हूँ। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, शानदार तरीके से फैसले हो रहे हैं। करीब 90% के आस पार मैंने घोषणा पत्र पूरा कर दिया, जन कल्याण घोषणा पत्र। तो आप सोच सकते हैं, एक के बाद एक बजट पेश किए गए। 5 बजट मैंने पेश किए खुद ने वित्त मंत्री के रूप में। 5 मैंने टैक्स नहीं लगाया, कभी भी टैक्स नहीं लगाया। नंबर 1, शानदार वित्तीय प्रबंधन कर रहे हैं। इसलिए बढ़ चढ़ के योजनाएं आ रही है, आपकी कल्याण की योजना आ रही है। अभी मैं गया कैंप में पास में आपके, क्या महिलाएं और बुजुर्ग और
किस्से कहानी बता रहे थे, मीडिया वाले मेरे साथ थे। ललन टॉप जो एक हमारा चैनल है एक प्रकार से इंडिया टुडे का, उनके मिस्टर सौरभ आए हुए हैं। वो देखते रह गए भाई ये इस प्रकार से लोग कितने खुश हैं। पेंशन 500 का 1000 हो गई, 750 का 1000 हो गई। 25 लाख का बीमा, बीमारी का 3 पैसे मिले अभी। 2.5 लाख का, 3 लाख का इलाज हुआ उनके। एक बूढ़े आदमी ने कहा मेरे स्टंट लग गया। तो मैंने कहा देखो आप बुजुर्ग आदमी गांव का कह रहा मेरे स्टंट लग गया, मतलब स्टंट जो लगता है अंदर छल्ला, हम मारवाड़ी में कहते छल्ला लग गया, वो कह रहा स्टंट लग गया। इतना बदलाव आ गया समाज के अंदर कि एक गांव में मालूम है कि इसको स्टंट कहते हैं। लगा उसके एक नया पैसा नहीं लगा। परसों में अंत्येष्टि में गया एक जज साहब की 5-7 दिन पहले। एक व्यक्ति मिले मुझे, मेरे पास बैठे हुए थे, कहने लगे साहब कि मेरे घर पे जो स्टाफ है कैंसर हो गया, 17 लाख का बिल बना उनके इलाज का, 17 लाख की फ्री हो गया इलाज, उसका कैंसर का इलाज फ्री हो गया। तो आप सोच सकते हो कि जो हमारी स्कीमें हैं, ये स्कीमें आपको जान के खुशी होगी। देश के कई स्कीमें देश के किसी राज्य में नहीं है, चाहे वो आपके 25 लाख का बीमा हो, चाहे आपका 500 रुपये गैस सिलेंडर हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं है। करीब 80 लाख महिलाओं को मिलेगा गैस सिलेंडर 500 रुपये का। प्रति गैस सिलेंडर 640 रुपये सरकार डीबीटी करेगी, बहुत जल्दी करने जा रही है। स्कीम लागू होगी 1 अप्रैल से। जिसने खरीद लिया 1 अप्रैल को, अप्रैल में खरीद लिया, मई में खरीद लिया, जून आ गया, उन सब के डाटा कलेक्ट किए जा रहे हैं डीबीटी के लिए बैंक अकाउंट। भारत सरकार ने हमें कॉपरेट नहीं किया, हमने उनसे मांगा आप दीजिए हमें, हम चाहते हैं कि सबको डीबीटी करना चाहते हैं, नहीं दिए हमें। अब दुकानदारों से ले करके हम लोग लाखों बहनों को प्रति गैस सिलेंडर 640 रुपये की वापस उनको लौटाएंगे बैंक के अंदर, उसको डीबीटी कहते हैं। ये हम लोग करने जा रहे हैं। लंपी में गाय मर गई, एक गाय 40,000 रुपये दे रहे हैं हम लोग मरने वाली गायों को, 1000 गाय एक गाय को। और आगे गायों के लिए बीमा कर रहे हैं हम लोग, गाय हो या भैंस हो, 2 पशु प्रति परिवार का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, हम लोग करने जा रहे हैं, जिससे कि पशुपालक का कॉन्फिडेंस रहे। बाय द वे मर भी गया पशु तो कम से कम मुझे 40,000 रुपये एक गाय का एक भैंस का मिलेगा, 2 गायों का तो 80,000 रुपये मिलेंगे। 5 रुपये प्रति लीटर हम दूध का दे रहे हैं पशुपालकों को, दूध उत्पादकों को, मजबूती से दूध कलेक्शन हो सके। तो एक एक स्कीम सोच समझ के की गई। कर्मचारी को अपने एनपीएस जगह ओपीएस दे दिया। तमाम कर्मचारी बहुत खुश हैं राजस्थान के अंदर। उनके लिए आरजीएसएस लागू कर दिया, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। केंद्र सरकार की स्कीम है सीजीएसएस, उसी ढंग से भी इनका इलाज होगा। मारे फिरना नहीं पड़ेगा डॉक्टरों के पास में, इलाज के लिए जाओ, फिर बिल लेके जाओ, फिर उसे साइन करवाने के लिए चक्कर काटो, फिर अकाउंटेंट के पास जाओ, अकाउंटेंट पता नहीं कब उसका बिल पास करेगा, कितना करेगा, कम करेगा, ज़्यादा करेगा, तब जाके उसको पैसे मिलते थे। अब जाओ दुकान पे जाओ दवाओं के लिए, एमआरआई के लिए जाओ, सीटी स्कैन जाओ, इलाज के लिए जाओ, कहीं पे भी जाओ, इलाज फ्री होगा, प्राइवेट हो या अस्पताल गवर्नमेंट का हो। तो उनके लिए हमने बहुत कुछ किया है। और पेंशन हमने सब लोगों की 500 थी, 750 थी, उनको हमने कह दिया पर कम से कम सबको 1000 पेंशन मिलेगी सबको। और दूसरा, अब आने वाले सालों में बार बार आपको घोषणा की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर साल 15% पैसा अपना बढ़ जाएगा, हर साल बढ़ जाएगा पैसा। इस प्रकार से हमने करीब 500 बच्चों को विदेश भेज रहे हैं। आप सुनिएगा बाड़मेर के लोगों, मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, मेरा नम्र निवेदन है कि डॉक्टर अंबेडकर जब नौजवान थे, छात्र थे, तो उनको भेजा गया, बड़ौदा के महाराजा के द्वारा भेजा गया पढ़ने के लिए विदेश के अंदर। वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्कूल में छुआछूत होती थी, पानी नहीं पी पाता था, वहाँ पर
सबसे छुआछूत होती थी बचपन के अंदर, स्कूल के अंदर भी। उसको बड़ौदा के महाराजा ने भेजा, मान लो पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजा, वो इंग्लैंड भी गए, अमेरिका के कई जगह होंगे, पर आज वो अंबेडकर संविधान निर्माता बन गया देश के अंदर। आज वो देश दुनिया में नाम अंबेडकर का, डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नाम हो गया। तो मैं पहले 200 थे, अब 500 बच्चों को भेज रहा हूँ मैं विदेश के अंदर। कहीं जाओ, इंग्लैंड जाओ, अमेरिका जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, कनाडा जाओ, जर्मनी जाओ, जहाँ आपका एडमिशन हो जाए, प्रवेश, आप अप्लाई कीजिए। 500 बच्चे जाएंगे पढ़ने के लिए। आने जाने का किराया सरकार दे रही है, वहाँ रहने खाने पीने का सरकार किराया दे रही है, इंतजाम कर रही है, फीस सरकार दे रही है। 2-3 कैटेगरी है, ज़्यादा पैसे वाले हैं तो उनकी फीस हम भर देंगे, किसी को आने जाने का खर्चा दे देंगे, जिस प्रकार की कैटेगरी है वो कर लेंगे। परंतु गरीब आदमी कोई है, आराम से जाए, पढ़ के आए, हो सकता है वो साइंटिस्ट बन जाए, हो सकता है अंबेडकर की तरह वो भी वकील बन जाए, संविधान विशेषज्ञ बन जाए, टेक्नोक्रेट बन जाए, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कोई बन सकता है। पर आज उस पर परिवार में ये भावना रहती है, सरकार मेरे साथ खड़ी है, मेरे बच्चों को कोचिंग करवानी है, तो 30,000 बच्चों को हम लोग कोचिंग करवाते हैं। कोटा हो, जयपुर हो, सीकर हो, कहीं पर भी हो, जब कोचिंग क्लासेस करते हैं अनुप्रति योजना के अंतर्गत 30,000 बच्चों की शिक्षा का भार उठा रही सरकार, उठा रही है, क्योंकि गरीबों के पास में कोचिंग करने के पैसे भी नहीं होते कोचिंग जाने के लिए। आरटी लागू किया सोनिया जी ने और मनमोहन सिंह जी ने, नरेगा, आरटीई, शिक्षा का अधिकार और भोजन का अधिकार, खाद्य सामग्री का 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, नरेगा, ये 4 क्रांतिकारी काम किए, पार्लियामेंट में कानून बने। वो हम चाहते हैं कि इस रूप में जो है एक 5वां कानून और बने, राइट टू सोशल सिक्योरिटी। जो पेंशन आज देते हैं 1000, मैं चाहता हूँ पूरे देश के अंदर जो मजदूर है, जो बूढ़े लोग हैं, जो काम नहीं कर पाए हो जिंदगी के अंदर, और बुढ़ापे में कोई घर में बेटे पोते भी शायद है नहीं है, तो इस लायक नहीं कि वो उसका खर्चा उठा सके, परिवार का ध्यान रख सके। सरकार की ड्यूटी है। हम बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं आजकल। तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहूँगा, राइट टू सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक के लिए राइट टू सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार का कानून पास करो पार्लियामेंट के अंदर। सबको सुरक्षा दो, देशवासियों को, जिसको जरूरत है उसको सुरक्षा दो, तब जाके के हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ेगा। खुश रहने का परिवार के अंदर जज्बा पैदा होगा, भाई मुझे कम से कम सरकार मेरे साथ खड़ी है। यहाँ की बात नहीं करो, दुनिया के मुल्कों में ये है, जो विकसित राष्ट्र है वहाँ ये सब व्यवस्थाएं हैं। ये व्यवस्था देश में लागू होनी चाहिए, वो समय आ गया है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इस प्रकार से हमने जो व्यवस्था करी है, मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर के राजस्थान को उस तरफ ले जाएं। लंपी रोग, अब बताइए 40,000 रुपये प्रति गाय सरकार दे रही है लंपी रोग में मरने वाली गायों को। 50-60 लाख गायें जो भी है, 1000, उनको जल्दी हम लोग डीबीटी करने वाले हैं, उनके परिवार वालों को, लंपी रोग में मरने वाली गायों को, और आगे उनके लिए बीमा भी कर दिया गया। उड़ान योजना लोग संकोच में बात नहीं करते। हमारी बहनें, माताएं, मेरी बेटी है और मेरी बहनें बैठी हुई है, मैं कहना चाहूँगा आप सबको, माहवारी होती है महिलाओं को, ये कुदरत की देन है। घर में लोग चर्चा नहीं करते हैं। बचपन में माँ भी अपने बेटे को नहीं कहती थी कि ये क्या होता है, कोई उनको बहाना करती थी कि आज कोई हाथ लग गया, आज मैं उपवास किया हुआ, पता नहीं क्या क्या कहते थे। वो जमाना गया, बीमार पड़ती है घूंघट के अंदर महिला, गांव के अंदर बार बार इन्फेक्शन होता है और वो बीमार पड़ती है, कहीं हमारे बच्चे पैदा नहीं होते हैं, बाद में किसी को कैंसर हो जाता है, बीमारी लग जाती है, कोई गंभीर बीमारी लग जाती है। सरकार 600 करोड़ रुपया दे करके हम लोगों ने तय किया है
प्रति महिला राजस्थान की प्रति महिलाओं को, जैसे अमीर लोग काम लेते हैं नैपकिन, 12 नैपकिन प्रति माह हर महिला को मिलेगा, ये हमने तय किया है। इस प्रकार से एक एक चीज जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं है वो राजस्थान में है ये स्कीम। कामधेनु बीमा में बता दिया आपको, 40,000 का बीमा और 100 मेगा जॉब फेयर लग रहे हैं राजस्थान में। 100 जगह बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है, इंटरव्यू लेती है बच्चों से, बच्चे जा रहे हैं वहाँ पर कॉलेज के और पास आउट, नौकरियां अभी तक 15-20 हज़ार लग चुकी है। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि तो आप सोच सकते हो कि यही भावना हम सबकी है कि मेगा जॉब फेयर लगाने की मैंने घोषणा की बजट के अंदर 100। मैं कुछ 5-6 जगह गया हूँ, जयपुर गया, जोधपुर में गया, बीकानेर गया, उदयपुर गया। उत्साह है लोगों के अंदर, बच्चों में 10-15 हज़ार नौकरी लग चुकी, ज़्यादा लग चुकी होगी। 100 मेगा जॉब फेयर लगेंगे, बाड़मेर में भी लगेगा, सब जगह लग रहे हैं नौकरियों के लिए। क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा थी, उसमें था महंगाई, बेरोजगारी, नॉन वायलेंस, हिंसा नहीं होनी चाहिए, प्यार से मोहब्बत से सब रहो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फारसी जैन जो भी है, तनाव नहीं होना चाहिए। जब तनाव होता है, हिंसा होती है, वो विकास रुक जाता है, वो नहीं होना चाहिए। ये उनका थीम थी। और चौथी थीम थी अमीर गरीब के बीच में खाई नहीं बढ़नी चाहिए। ये चारों थीम लेके मैंने बजट पेश किया है, उसके आधार पर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। और तो और महिलाएं बैठी हुई है, मैंने जन आधार कार्ड में महिलाओं को बनाया मुखिया घर का, 1,35,00,000 महिलाओं को। जल्दी हम शुरुआत कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है, सप्लाई के अंदर भी टेलीफोन के 40 लाख महिलाओं को पहले फेज के अंदर जल्दी हम चाहेंगे 1,35,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन देंगे। हम लोग सब महिलाओं को स्मार्टफोन देंगे, उसमें 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री होगी, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। इस प्रकार से ये तमाम स्कीमें जो है हिंदुस्तान में कहीं नहीं है जो राजस्थान में है। और बाकी तो आप देखते हो कि महंगाई राहत शिविर जो है, इसमें आप देख ही रहे हैं कि हमने कमी रखी नहीं है। बालोतरा नया जिला बन गया आपका, पुरानी मांग थी। और बालोतरा जिला बनने के बाद में मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पर बाड़मेर जिले के अंदर। अभी पचपना गया रिफाइनरी देखने के लिए, काम चल रहा है। मैं मीडिया से बोल के आया हूँ कि आप पढ़ेंगे 31 दिसंबर 2024 तक कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो जाए। ये हमारा प्रयास नहीं है, बल्कि उनको मैंने पाबंद किया रिफाइनरी वालों को। बहुत लेट कर दिया आपने। 38,000 करोड़ की योजना थी मेरे वक्त में, जब मैं डॉक्टर वीरप्पा मोइली को लेकर आया था, सोनिया गांधी जी आई थी पचपदरा में। आप बताइए, आज वो बहुत 1,000 करोड़ की स्कीम बन गई है, क्योंकि 5 साल तक बीजेपी ने इस काम को रोके रखा। उस काम से आज भुगतना पड़ रहा है हम सबको, एचपीसीएल को भी, स्टेट गवर्नमेंट को भी। अब मैं चाहता हूं कि वो बने तो केमिकल कॉम्प्लेक्स साथ में, उसके आधार पर कई हज़ार तरह की, लाखों तरह की लगेगी, इंडस्ट्री लगेगी, छोटी मोटी लगेगी, रोजगार मिलेगा। बाड़मेर तेल निकलने के बाद में अब हमारा और दूसरा है, हम चाहेंगे 6 लेन बने, जोधपुर से बाड़मेर तक बने 6 लेन बने, पचपदरा बने ही बने। आज मैंने कहा ट्राई करेंगे आगे बाड़मेर तक भी क्यों नहीं आ जाए, क्योंकि सारा ट्रैफिक जो है, चाहे गुजरात से आओ चाहे जोधपुर साइड से आओ, तो इतनी ट्रकें चलेगी रिफाइनरी बनने के बाद में कि ट्रैफिक जाम नहीं रहना चाहिए, तकलीफ नहीं पानी चाहिए लोगों की। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हालात बड़े जो हैं आपके सामने हैं। अब मैं कहूँ इतनी बातें कम, इतनी स्कीम मेरे पास में हैं। और जो मांगा, मैंने कहा, हेमाराम जी ने ठीक कहा कि मांगा जो मुख्यमंत्री दिया हम लोगों को, खाली हेमाराम जी की बात नहीं है। मैंने तमाम हमारे एमएलए साहबान को कह रखा था, तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते थकूंगा।
मांगते वहाँ थक जाओगे, मैं देते दे नहीं थकूंगा, पर मुझे नहीं मालूम था कि मदन प्रजापत, हरीश चौधरी जी ये मांग के मांग थक जाओगे, नहीं थकूंगा तो मैंने कहा कॉलेज मांगेंगे, स्कूल मांगेंगे, तहसील मांगेंगे, पीएचसी मांगेंगे, सीएससी मांगेंगे, उप तहसील मांगेंगे। मुझे क्या पता था कि ये जिले मांग लेंगे। वही मैंने निभाया। एक साथ में 19 जिले डिक्लेयर किए, मैंने 19 जिले डिक्लेयर किए। तो मैं कहना चाहूँगा आपको कि आप निश्चिंत रहो, जो मांगा मैंने दिया है, मना नहीं किया है। और वैसे बता दूं मैं आपको, पहली बार मुख्यमंत्री बनाया मुझे आपने, सोनिया गांधी जी आई थी रामसर के अंदर, अकाल सूखा पड़ा हुआ था, पानी की समस्या थी। उस वक्त से लगा करके मोहनगढ़ से पानी की योजना हमने बनाई, आपके इंदिरा गांधी कैनाल का पानी बाड़मेर में, बाड़ोतरा सिंदरी तक पानी पहुंच गया इंदिरा गांधी कैनाल का। पानी लाना बहुत बड़ी बात है बाड़मेर के अंदर, इंदिरा गांधी कैनाल का मीठा पानी आपके वहाँ आया है। वहाँ आपने तो सोनिया चैनल बना दी थी, आपने मुझे याद है रामसर के अंदर गाँव वालों ने। कुएँ आपकी कुएँ या कुएँ जो भी कहलाते हैं उनका आपने इंतजाम, पानी बचाओ। मैंने उस पर नारा दिया था, गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में इकट्ठा हो, पानी का लेवल ऊपर जाए। आज भी तकलीफ आती है। ERCP योजना है 13 जिलों की, वो प्रधानमंत्री जी मान नहीं रहे हैं राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए। लगातार हमारा दबाव है कि आपने वादा किया था पिछले चुनाव के अंदर, अब आप वादे से मुकर क्यों रहे हो। कल आए थे मोदी जी अजमेर के अंदर, मुझे उम्मीद थी उसी जगह मीटिंग हुई जिस जगह वादा किया था 2013 के अंदर। मुझे थोड़ा यकीन था कि शायद ये मुख्य प्रधानमंत्री जी आज तो कृपा करेंगे और आज घोषित कर देंगे राष्ट्रीय परियोजना ERCP को। नहीं करी। पूरी राजस्थान के 13 जिले हैं, नहीं करी तो नहीं करी, क्योंकि जिद्दी आदमी है वो। प्रधानमंत्री बहुत जिद्दी है और जिद्दी हो गई वो बात करते हैं, इसलिए वो नहीं किया उन्होंने। वरना क्या है, उनका वीडियो हमारे पास में, मैं सकारात्मक दृष्टिकोण रखूंगा। 13 जिले के नाम लिए प्रधानमंत्री ने, क्यों लिए? क्योंकि वोट लेने थे उनको। अब कल क्या कह गए अजमेर में कि जो राजस्थान सरकार स्कीमें बना रही है, ऐसी स्कीमें राजस्थान की पूरे देश में बने तो देश दिवालिया हो जाए। अरे प्रधानमंत्री जी, मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आप रेवड़िया बाढ़ से फिर रहे हो मध्य प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर। हमारी स्कीमें ये चुनाव तक की नहीं है। अभी हरीश चौधरी ठीक बोल रहे थे, हमारी स्कीमें जो है ये स्कीमें परमानेंट है, परमानेंट है, ये कहना चाहता हूँ आपको। अगर मैंने कहा है 25 लाख का बीमा होगा, 25 लाख का बीमा होगा तो 25 से 30 ही हो सकते हैं, 20 नहीं होने वाले हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। क्योंकि आपको शायद जानकारी है, हमने स्वास्थ्य का अधिकार कानून पास किया है असेंबली के अंदर। ऐसा हिंदुस्तान में, दुनिया में कहीं नहीं होगा। राइट टू हेल्थ तमाम हिंदुस्तान के अखबारों ने लिखा है, उसको संपादक लिखे हैं। और ये कहा 20 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जो बात, वो राजस्थान गवर्नमेंट ने पूरी करी है। राइट टू हेल्थ का कानून बन गया, जैसे पार्लियामेंट में बनाए थे सोनिया गांधी जी ने और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, वैसे कानून बना के पास किया हम लोगों ने। कोई बात इसको बंद नहीं कर सकता। स्वास्थ्य का अधिकार मिल गया आप सबको। आपके इलाज का खर्चा उठाने की जिम्मेवारी किसकी है? सरकार की है, ये मैं कहना चाहता हूँ आपको। इस प्रकार की फैसले हमने किए हैं। 25 दिन बढ़ा दिए हमने नरेगा में, हम वापस काम करेंगे चुनाव के बाद में। ये काम हमारा नहीं है। यूपी में जरूर हुआ है,
जो किट बटा है वहाँ पर चुनाव के वक्त में खाद्य सामग्री का, मैंने चुनाव के बाद में उसको बंद कर दिया गया। ये हम लोग उसमें नहीं हैं, हम लोगों ने दिए हैं। स्कीमें हमारी परमानेंट स्कीमें हैं और मजबूत होगी। ओपीएस के पीछे नहीं हटने वाले हैं। लागू है तो लागू है, सोच समझ के किया उसको भी हम लोगों ने। इस प्रकार से जो है ये काम हो गए हैं। प्रधानमंत्री जी को पूछो, आपके तो दिवालिया हो जाएगा। अरे कर्जा तो लेके सरकारें चलती दुनिया भर की, ये तो वित्तीय प्रबंधन होता है। उनको मैं पूछना चाहूँगा, 2014 में सरकार उनकी बनी थी, कर्जा था भारत सरकार पर 55,000 करोड़। आज कितना हो गया? 155,000 करोड़ हो गया। 155,000 के लाख है रे ये सब, 155 लाख है। तो तू चुप क्यों बैठा बेटा? 55 लाख करोड़ का था कर्जा भारत सरकार पर। 55 का हो गया 155 लाख करोड़ हो गया कर्जा। पूछो उनको, आप कर्जा कैसे ले रहे हो? बिना भारत सरकार की परमिशन से कोई राज्य सरकार 1 लाख का कर्जा नहीं ले सकती है। और वो तभी परमिशन देते हैं आपको तब आपका वित्तीय प्रबंधन शानदार हो, पैरामीटर शानदार हो। कितना रेवेन्यू आ रही है आपकी, कितना खजाना भर रहा पैसे से, कितना खर्च कर रहे हो आप विकास के लिए, तनख्वाहों के लिए, मजदूरी के लिए, तमाम तय होता है तब जाके कर्जा मिलता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इनके आपके यहाँ जो संजीवनी एक मामला संजीवनी का, बाड़मेर के लोग सब ज़्यादा दुखी हो उसमें। संजीवनी में 2-2.5 लाख परिवार बर्बाद हो गए हैं। मेरे पास 3 बार आया वो, 50-100 लोग आए मेरे पास में, आंखों में आंसू आ रहे हैं उनके। क्या क्या किस्से गाने सुनाए, मैं तो खुद भावुक हो गया। किसी के 1 करोड़, किसी के 50 लाख, किसी के 25 लाख। क्या कमाल है बूढ़े बूढ़े लोगों के। एक तो बेचारा जो संघर्ष कर रहा है, कमेटी बनाई है 3-4 लोगों की, संघर्ष करने वाला पढ़ा लिखा आदमी है, नाम मैं भूल गया। वो कह रहे मेरे पिताजी जो है उनके बाईपास होना है, उन जिद पकड़ रखी है, मैं तो पैसा जब आएगा संजीवनी का वापस तो ही मैं इलाज करवाऊँगा। अरे अब अभी तो हमने फ्री कर दिया इलाज। उनको मैं कह लूँगा भाई अब तो करवा लो इलाज, जिद पकड़ रखी है। कहने का मतलब 2-2.5 लाख लोगों के पैसे डूब गए। और हमारे जोधपुर के एमपी साहब शेखावत साहब, इतना इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो प्रधानमंत्री ने दिया होगा, हो सकता है दिमाग में ये बात होगी कि सिंचाई और पीने का पानी की सबसे बड़ी समस्या है तो राजस्थान के अंदर है। सिंचाई होने लग जाए, नर्मदा का पानी आया, ये महारानी बैठे हुए, ये मंत्री थे उस जमाने में, रेवेन्यू मिनिस्टर, किस प्रकार से अपने एग्रीमेंट करके। कमला जी आई मेरे साथ में जब हम लोगों ने शिलान्यास किया उस दिन, भीखा भाई बिल की डेथ हो गई थी तो हम लोग रवाना हो गए थे, फंक्शन नहीं कर पाए। पर आज पानी आ गया तो वहाँ बूंद बूंद क्या स्प्रिंकल खेती होने लग गई वहाँ पर। तो मैं कहना चाहूँगा पानी पानी है, पानी का मंत्रालय दिया हुआ, और ये मंत्री इतने बड़े गबन में इसका नाम अभियुक्त रूप में आ गया। लोग जेलों में बैठे, कई लोग तो इनके साथी, साल हो गए, 2 साल हो गए, छूट नहीं रहे हैं। ये केंद्रीय मंत्री बने फिरते हैं, इनको डर सता रहा कहीं मुझे जेल नहीं हो जाए। जाके जमानत ली है हाई कोर्ट से। अरे केंद्रीय मंत्री ईमानदार तुम हो तो आपको हाई कोर्ट जाके जमानत लेने की जरूरत क्या पड़ी है बताओ? मैंने आरोप लगाया तो मेरे खिलाफ में मुकदमा करते दिल्ली के अंदर, और मैं वकील करता फिर वहाँ पर डिफेमेशन केस कर दिया, मानहानि का, कि मैंने मानहानि कर दी। मैंने मानहानि क्या कर दी? मैं 2.5 लाख लोगों की आवाज़ बन के बोल रहा हूँ, उन गरीबों का पैसा वापस दिलाओ। इसमें क्या मैं गलत कर रहा हूँ? या आप खुल के आओ, बात करो, मुझसे बात करो, उनसे बात करो, जो डूब के पहले उनको बुला के बात करो कि भाई मेरा कहाँ कसूर है बताओ। मेरा उनके इथोपिया में, ऑस्ट्रेलिया में पता नहीं कहाँ का फार्म हाउसेज है मंत्री जी के, बताए भाई वो पैसा अलग था, ये पैसा अलग है। वो क्यों नहीं बोल रहे खुल करके?
क्यों बर्बाद कर रहे हैं? राजस्थान भर के लोग डूबे हुए हैं। ज़्यादा लोग हैं जोधपुर के हैं, बाड़मेर के लोग ज़्यादा है, मैंने सुना है। मैंने भगवान सिंह रोल साहब से, उनके गुरु है, उनको मैंने फ़ोन किया, बहुत भले आदमी वो। मैंने कहा भगवान सिंह जी, आपका जो चेला है ये दोबारा लोगों को पैसा दिलवाओ वापस इनको। हो सकता है उनकी मजबूरी हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो वो, पर ये आप सबको मामला उठाना चाहिए। पैसा डूबा हुआ है, वापस पैसा मिले उन बेचारे गरीब लोगों को। 1 करोड़ 2-2 करोड़ से ज़्यादा है, क्योंकि जिसने इकट्ठा करके जमा करवा है वो डूब गया बेचारा, उसके कपड़े फाड़े लोग बाग, वो छिपता फिर रहा है। कई किस्से कहानी हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा मोदी जी, राजस्थान तो दिवालिया होगा नहीं। आपके मंत्रियों का दिमाग जो है उनका दिवालियापन निकल गया है, तो उनको ठीक करो, ठीक करके उनको आप समझाओ। अगर मंत्री रहना है तो ये संजीवनी वाला मामला निपटाओ, वरना मैं मंत्री पद से आपको बर्खास्त कर दूंगा। ये धमकी प्रधानमंत्री को देनी चाहिए, मंत्री को, या मंत्री खुद को अगर गलती कर दी है तो नैतिक अधिकार पर इस्तीफा देवे, कुछ तो करे। अब वो स्टेटमेंट देते हैं कि मुख्यमंत्री मेरा राजनीतिक कैरियर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या मैं सच्चे बोल के राजनीतिक कैरियर को नुकसान कैसे पहुंचा रहा हूँ बताओ? वो मैं वापस सब ले लूँगा अपने, मैं माफ़ी मांग लूँगा आपसे। मैं खाली उनके, जो मैं मुख्यमंत्री हूँ, मेरे पास अगर लोग आएंगे तो मैं उनकी बात नहीं सुनूंगा? क्या मैं कार्रवाई करने की कोशिश नहीं करूँगा? तो आप सोच सकते हो, ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो यहाँ आके गुमराह किया, मैंने सुना है। बाड़मेर में आई लोग गुमराह करके गए यहाँ पर। वो जहाँ जाते केंद्रीय मंत्री है, मीडिया में न्यूज़ छपी जाती है केंद्रीय मंत्री होने के नाते, पर मीडिया को देखना चाहिए सच्चाई क्या है। मीडिया खुद को तहकीकात में जा कर के, डिटेल में जा कर के उसके बारे में रिस्पेक्ट लिखनी चाहिए, गलती किसकी है और गलती कैसे ठीक हो सकती है, सरकार को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए पता है हम लोगों को। इसलिए मैं आपको लंबी बात नहीं कहता हुआ, ये मेवाराम जी जैन बार बार जिद कर रहे हैं स्कूलों के बारे में। शिक्षा और स्वास्थ्य जो हमारी प्रायोरिटी है। आज अगर राजस्थान जो है आगे बढ़ रहा है, तो आप बता दूं मैं आपको कि पहली बार मैं सीएम था, मुख्यमंत्री था, तब 6 विश्वविद्यालय थे राजस्थान के, 6। आज आपको मालूम है 90 से अधिक विश्वविद्यालय खुल गए राजस्थान, 90 से अधिक खुल गए राजस्थान के अंदर। कॉलेजेस आज़ादी के बाद में बनी 250 कॉलेज, और मैंने 5 साल में बनाई है 303 कॉलेज बनाई, 303 कॉलेज बनाई। जिससे मांगा कॉलेज मैंने दे दिया है, कृषि कॉलेज दे दी है, सब कुछ कर दिया है। और स्कूल हमने जितनी सेकेंडरी थी, एक झटके में सेकेंडरी की सबको सीनियर सेकेंडरी बना दी मैंने राजस्थान के अंदर, कोई कमी नहीं रखी। अब मेवाराम जैन कह रहे हैं 100 स्कूलों, प्राइमरी स्कूल से मिडल, और 100 जो है मिडल से हायर सेकेंडरी बनाओ। तो ये जो है, एक तो आपकी मांग ये है, एक जो है टांके की बात की, टांके की, टांका पहले आपके यहाँ पर 3 लाख का टांका बनता था, बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कर दिया 2 लाख का टांका कर दिया। हमारी गवर्नमेंट आई, हमने वापस 3 लाख का कर दिया। तो उसमें कुछ व्यवधान आया दिखता मैंने सुना है, तो मैं घोषणा करना चाहूँगा, पहली बात तो टांका है उसकी लिमिट 3 लाख तक ही रहेगी टांकों की, एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ। और एक मैं कहना चाहूँगा आपको कि आपके जो स्कूलें हैं, क्योंकि जैसलमेर बाड़मेर का एरिया जो है बहुत लंबा चौड़ा है, एक गांव दूसरे गांव की दूरियां बहुत लंबी है। ये बात हम बार बार कह रहे हैं केंद्र सरकार को, मोदी जी को। हमारे एक गांव से दूसरे गांव में बिजली पहुंचानी हो, पानी पहुंचाना हो, सड़क बनानी हो, यूपी से और बिहार अन्य राज्यों से कई गुना ज़्यादा पैसा खर्च होता है, क्योंकि लंबी लंबी दूरी हमारे गाँव की है, एक गांव दूसरे गांव की। ढाणियों में लोग रहते हैं, ढाणियों पहुँचाना है और ज़्यादा खर्च होता है, चाहे बिजली पहुँचाओ चाहे आप सड़क बनाओ। ये बात समझ में नहीं आ रही केंद्र सरकार की। हम तंग आ गए हैं कहते कहते।
आप समझो राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को। राजस्थान आज देश में छत्तीसगढ़ अलग बन गया मध्य प्रदेश से, उसके बाद में सबसे बड़ा भौगोलिक दृष्टि से स्टेट राजस्थान है देश का। आपको समझना चाहिए कि आप यहाँ पर स्कीम बनाओ, हमें उस पर इमदाद करो जिससे कि हम आराम से पानी पहुँचा सकें, सड़क बना सकें, बिजली पहुँचा सकें। राज्यों के पास इतना पैसा होता नहीं है, पर अभी तो वो मान नहीं रहे हैं। बल्कि JJM जल जीवन मिशन, पहले हमारे कांग्रेस वक्त में 90-10% था पैसा, इन्होंने कर दिया 45% और 10% पैसा जनता से लो। मैंने घोषणा की बजट के अंदर 10% का पैसा जो है जनता का जो हिस्सा है वो सरकार स्टेट गवर्नमेंट देगी, जनता से हम पैसा वसूल नहीं करेगी, मैंने घोषणा कर दी है। और अंत में कहना चाहूँगा कि ये जो मांग कर रहे हैं मेवाराम जी स्कूल की, क्योंकि हमने कॉलेज, विश्वविद्यालय, IIT, IIM, IIIT सारी संस्थाएं राजस्थान बन चुकी है, लॉ यूनिवर्सिटी बन गई है, निफ्ट आ गई है। क्या बताएं आपको, जाल बिछ गया राजस्थान के अंदर शिक्षा का, स्वास्थ्य सेवाओं का। और मैं चाहूँगा कि शिक्षा में कमी नहीं रहे। अगर शिक्षा ही मांग रहे हैं, स्कूल ही मांग रहे हैं, तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। तो मैं घोषणा करता हूँ कि 100 प्राइमरी को मिडल, 100 मिडिल को हायर सेकेंडरी बना दिया जाएगा आपके लिए। यही बात कहता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आप लोग पधारे उसके लिए आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। अशोक जी गहलोत, अशोक जी गहलोत, अभी तक उद्घाटन और कार्यक्रम है, तो आप अभी कार्यक्रम है करके फिर उठे। अभी शांति से बैठे। अभी देखिए, आप विराजे रहे। जिले में लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम जो होने हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे बाड़मेर में जो एक सौगात हमें मिली है, रिमोट से इन सभी कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास कराने की कृपा करें। आप लोग विराजें। 10 मिनट का कार्यक्रम अभी शेष है, आप लोग विराजें। आपका जो समय दिख रहा है, रिमोट ले आएं। पूर्व सांसद स्वर्गीय श्री बिरदी चंद जैन की मूर्ति का लोकार्पण केंद्रीय बस स्टैंड बाड़मेर जन सहयोग से, और ये है। उसके बाद में ये लोकार्पण जो माननीय मुख्य अतिथि महोदय करेंगे, मैं उनका विवरण आपके सामने रख रहा हूं। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की मूर्ति का लोकार्पण आदर्श स्टेडियम में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मारूडी के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण, राजकीय बालिका आश्रम छात्रावास अनुसूचित जनजाति लोकार्पण। ये मैं पूरी स्थिति आपको बता रहा हूं। इसके बाद में अल्पसंख्यक बालक बालिका छात्रावास के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण। धीरे धीरे ये लोकार्पण हो रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र बाड़मेर में अप्रोच रोड और उनसे संबंधित लोकार्पण। विधानसभा क्षेत्र बाड़मेर में अन्य मिर्सिंग और अप्रोच रोड की लोकार्पण। सड़क सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ाईकरण कार्य बाड़खा से भीमडा तक सड़क लोकार्पण। सड़क लोकार्पण सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ाईकरण का कार्य उत्तरलाई जिप्सम होल्ट जालीपा मलवा तक लोकार्पण। इस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो सौगातें बाड़मेर को दी गई है, जिले को दी गई है, आपने कह दिया है कि मेरे से जो मांगा गया है मैंने दे दिया है, और अब आपके पाले में बॉल है, उसे किस तरह से पार लगाना है। अब राष्ट्रगान होगा। आप सभी से निवेदन है कि आप अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करें। लोकार्पण कार्यक्रम जैसे ही पूरा होगा, राष्ट्रगान होगा। आप सभी से निवेदन, कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं ताकि राष्ट्रगान का हम सम्मान कर सकें। गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा
यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मा